गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले सॉरी इतना देर आप लोग को वेट करना पड़ा इसके लिए। मेडिसिन में तो हम लोग खत्म कर चुके थे। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था लिखाने का, वो हम फिर कभी लिखा देंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक लास्ट हमारा बच गया था, फर्टिलाइजेशन बच गया था और ब्रेस्ट बच गया था। तो ये दोनों को आज खत्म ही कर देते हैं, वो एक सिस्टम मेरा खत्म हो जाएगा। एट फर्स्ट पहले ब्रेस्ट की चर्चा करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की चर्चा करेंगे। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। इसको बाद में अलग करते करते हुए हम बढ़ते चलेंगे। एक पहले कॉमनली बात कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहां से ये शुरू हुआ है अपर पोर्शन, जहां पे खत्म हुआ, इन दोनों के बीच में हमारा सेकेंड टू सेवंथ रिप्स है। ये ऊपर में सेकेंड रिप्स से शुरू होकर नीचे में करीब करीब सेवेंथ रिप्स तक, ये इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन, इसका अपर पॉइंट एंड नीचे पॉइंट, इसी के बीच में ये स्ट्रक्चर से निकल के चारों तरफ से फैला रहता है। ये जो हम देख रहे हैं, ये हमारा रिप्स, इसके पीछे रिप्स है, और ये हमारा चेस्ट का मसल्स है। मेल और फीमेल में दोनों में एक ही मसल्स है, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। ये मेल फीमेल दोनों का सेम मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। और ये जो एक्सटेंशन है, एक्सपेंड किया है, इसी मसल्स का एक्सपेंशन है। एक्चुअली में ये इसका ओरिजिन जो है ना, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का ही ये बृहद रूप है। वही एक्सपैंड कर गया फीमेल में। मेल में भी एक्सपैंड करता है, तो 10 साल होते होते वो सबसाइड कर जाता है। आपको उस समय पढ़ा रहे थे एड्रिनल ग्लैंड, तो हम बताए थे कि एक प्रॉब्लम होता है गायनिकोमस्टिया। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बात किए थे, गायनिकोमस्टिया मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। 10 साल में अगर ग्रोथ भी है तो वो सबसाइड कर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए।
लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि 10 साल के बाद वो और ग्रो ग्रेजुअली करने शुरू कर जाते हैं। खासकर उनमें इंस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिंथेसिस कुछ ज्यादा होने लगता है और टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस कम होता था। और बिल्कुल फीमेल की तरह ही इसमें एकदम नॉर्मल डेवलपमेंट उसका शुरू हो जाता है। तो गायनेको में स्टिया डेवलप करेगा तो भी इसी मसल का एक्सपेंशन होगा, और फीमेल में नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो भी इसी मसल का एक्सपेंशन है। ये बोलता है कि ये अगर इसको हम डिसेक्ट कर दें, काट दें, इनको बीचों बीच एकदम ऐसे सेक्शन कर दें, इस ढंग से सेक्शन, तो सेक्शन करने के बाद कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा। ये पहले इसकी साइज एंड शेप की बात करें तो टू इंडिविजुअल वेरिएबल, ये एक जैसा दो दो डिफरेंट फीमेल्स में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा। इसमें ये नहीं कर सकते हैं कि साइज एंड शेप से फिक्स है। जैसे हार्ट का साइज है तो करीब करीब 350 ग्राम का होना चाहिए, फीमेल में 300 ग्राम का होना चाहिए। लीवर का साइज है तो करीब करीब 1300 ग्राम के आसपास होना चाहिए, फीमेल में थोड़ा कम होना चाहिए, तो ये फिक्स है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये ब्रेस्ट में फिक्स नहीं है। साइज एंड शेप्स वेरिएबल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, फीमेल टू फीमेल। उसके हेरिडेटरी कंडीशंस, पारिवारिक हिस्ट्री पर चलेगा। उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, खानपान क्या है, न्यूट्रिशन उसका क्या है, उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, कितना सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है ओवरी से और कितना सिक्रेशन हो रहा है हमारा एड्रिनल ग्लैंड से, उस पर ये वेरिएबल करेगा। उसके बाद उसके लाइफ टर्म, मैंने जीवन में किस उम्र में जा रही है, उस पर यह निर्भर करेगा। और उसके बाद प्रेगनेंसी पीरियड में ये निर्भर करेगा। तो कई ऐसे इंटीरियर पिट्यूटरी पर निर्भर करेगा। 20-25 कारण है, लेकिन ज्यादातर हेरिडेटरी को ही हम लोग अभी तक लेके चलते हैं कि पारिवारिक इतिहास के आधार पर ये चलेगा। इसका साइज एंड शेप्स करीब करीब प्रेगनेंसी के केसेज में, जब प्रेग्नेंट हो जाती है, चाहे उनका नॉर्मल साइज से कुछ भी हो, तो करीब करीब 40% इनलार्ज हो जाएगा। 40% इनलार्ज अगर बुक कह रहा है तो मतलब कि 50 से 60% तक भी वो हो सकता है। इट मीन्स जो उसका साइज एंड शेप था ठीक उसका डबल। 40% और 50% में बहुत डिफर है। ऐसे ही नाप तोल के 40% थोड़ी हो जाता है। किसी में 30% हुआ, किसी में 50% भी हो, किसी में 60% भी हो गया। तो ये करीब करीब अपने साइज एंड शेप का उस समय प्रेगनेंसी पीरियड में डबल हो जाएगा। और ये तब तक रहेगा जब उसका चाइल्ड लैक्टेशन फेज में रहेगा, जब तक बच्चे दूध पी रहे हैं तब तक ये इंलार्ज रहेगा। और जैसे ही फिर वो दूध पीना छोड़ते हैं तो धीरे धीरे करके फिर इसका साइज श्रिंक कर जाएगा। और ये जो 40% इंलार्ज को गया था फिर वो वापस घट जाएगा। घट के पहले जैसा भी हो सकता है, ये थोड़ा इंलार्ज भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि टिश्यू टिश्यू में फैट का कितना डिपोजिशन हुआ। तो ये उसके लाइफ साइकिल में भी अफेक्ट करेगा। जीवन के किस लाइफ से गुजर रही है उस पर यह निर्भर करेगा। अब इसको डिसेक्ट कर दिए, काट दिए। काटने के बाद एक पोर्शन आपका सामने दिखा रहे हैं, एक पोर्शन को हमने काट के हटा दिया। ये बाहर में स्किन, जैसे सारे सरफेस एरिया कवर है वैसे स्किन से कवर है। स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस फैट, फैटी टिश्यूज, ये जो लेयर बना रखे हैं, ये पूरा का पूरा अंदर में स्किन के नीचे में सब क्यूटेनियस फैटी टिश्यू, फैट का पूरा पूरा एकदम से मोटा गद्दा है, चारों तरफ से फैला हुआ है। इसके अंदर में आते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ है, खाली नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू फैट एंड लिम्फोइड टिश्यू, छोटा छोटा लिम्फ ग्लैंड बहुत ज्यादा संख्या में इसके अंदर में मौजूद है। तो जो ये व्हाइट स्पेस हम दिखा रहे हैं इसमें, वो इतना बनाना पॉसिबल नहीं है इतना छोटा बोर्ड पे। तो ये व्हाइट स्पेस जो दिखा रहे हैं, तो व्हाइट स्पेस मान के चलना है, ये जितना उजला स्पेस है सब कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ है। और वहीं पर लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ ग्लैंड वहां पे मौजूद है, बहुत सारा लिम्फ ग्लैंड मौजूद है। अब जितना लिम्फ ग्लैंड है उतना डेंजरस स्टेज है। ज्यादा लिम्फ ग्लैंड रहेगा तो उसमें सूजन भी बहुत होगा।
तो लिम्फ ग्लैंड में वहां पे गांठ बन जाना, सिस्ट बन जाना, ट्यूमर बन जाना, ये फीमेल में बहुत कॉमन प्रोसेस है। तो पहले वो गांठ गांठ के रूप में, वो लंप के रूप में दिखाई देगा, टटोलने पर वो मोटा मोटा लंप के रूप में दिखाई देगा। समय के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, ये बना हुआ नहीं रहता है। रहा, फिर कुछ समय 2 साल 3 साल होते होते एब्जॉर्ब हो गया, फिर बना, फिर एब्जॉर्ब हो गया, तो ये सिलसिला का लगातार जीवन में चलता रहता है। लेकिन अगर गांठ यहाँ पे बना गया और उसके ऊपर के स्किन से रेडिश कलर हो गया या कलर चेंज कर लिया, और गांठ पेनफुल है, तो वहां पर हाथ रखने पर टेंडरनेस मौजूद है, और टेंडरनेस मार्क है, बहुत ज्यादा टेंडरनेस है, तब ये डेंजरस स्टेज है। तब इसका मतलब है कि वो ट्यूमर में हो सकता है कि बेनाइन ट्यूमर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर मैलिग्नेंसी का भी केसेज हो सकता है वहां पे, अगर ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट कर रहा है तो ये देखना होगा कि सिर्फ वहां पे लंप हो जाना ट्यूमर नहीं कहलाएगा, वो अपने बनता है, अपने खत्म हो जाता है। लिम्फेटिक स्वेलिंग होगा, खत्म होगा, होगा खत्म होगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर वहां पे टेंडरनेस मौजूद है, सुपरफिशियल स्किन का कलर चेंज है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, वार्मिंग अलार्म। वार्मिंग अलार्म का मैं इशारा कर रहा है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम सामने आने जा रहा है, तो वहां पे अलर्ट हो जाना होता है। उसके बाद बोलता है कि मेनोपॉजिक स्टेज में, जब मेनोपॉजिटिक स्टेज में फीमेल चली जाती है, तो ये लिम्फेटिक से स्वेलिंग मायने रखता है, क्योंकि उस समय लैक्टेशन फेज खत्म हो चुका होता है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो चुका होता है, तो वहां पे ये लिम्फ ग्लैंड का सूजन नहीं होना चाहिए। तो वहां अगर उस एज में, मैंने पॉजिटिव एज स्टेज में हो रहा है, तो ये पैथोलॉजिकल चेंज की ओर इशारा कर रहा है। वहां पर और ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। छोड़ने की जरूरत नहीं है कि ये उम्र हो गया अब क्या हो जाएगा, नहीं, वहां पे और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेज वहां से शुरू हो जाएगा। अब इतना के बाद आगे का बात करते हैं। स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, उसके अंदर में कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं, आउटर सरफेस में जो इसका आउटर एरिया हुआ, आउटर एरिया में एकदम बिल्कुल आगे का एरिया हो गया, ये लाइट लाइट पिगमेंटेड मैंने स्किन कलर से थोड़ा डीप टिश्यूज दिखाई पड़ेगा। ये पूरा स्लेटी रंग का एकदम गाढ़ा पिगमेंटेशन दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड एरोला। इट इज कॉल्ड एरोला। और एरोला के बॉर्डर पर, बॉर्डर मैंने कि जहां एरोला का लास्ट हो जा रहा है, उस जगह पर अगर टटोलेंगे तो छोटा 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 ग्लैंड सूजन वहां पे गांठ जैसा दिखाई देगा। तो गांठ ये कॉमन है, गांठ नहीं है, बल्कि ये मॉन्टमेग्री ग्लैंड है। मॉन्टमेग्री ग्लैंड है। ये मॉन्टमेग्री ग्लैंड एक्चुअली में सीबम का सिक्रेशन करता है। सीबम का मतलब होता है कि वायली सिक्रेशन यहाँ से लगातार होता रहता है, और पूरे ये सरफेस एरिया, पूरे आगे के सरफेस एरिया जितना एरोला का पार्ट है, निपल्स का पार्ट है, ये मॉन्टमेग्री निपल्स के कॉर्नर पर जहाँ से निपल्स इमर्ज करता है वहां पे भी मौजूद रहता है। ये सब कुछ सुपेल, सुपेल का मतलब एकदम बिल्कुल चिकना, स्मूथ बनाए रखता है, कि किसी तरह का रैप्चर्स या इन्फेक्शन वहां पे परसिस्ट नहीं कर सके। तो मॉन्टमेग्री ग्लैंड सीबम का सिक्रेशन करता रहता है लगातार, और पूरे एरिया को हम ये तो नहीं बोलते हैं स्मूथ, उसको बोलते हैं सुपेल बनाना। सुपेल बनाना का मैंने उसको चिपचिपा और स्मूथ बनाए रखता है, कि अगर उसको सक किया जाए बेबी के द्वारा, तो किसी तरह का कोई ट्रॉमा या इंजुरी या कटमार्क उसमें ना हो। अगर ड्राई रहेगा तो वहां पे रैप्चर होने के चांसेस है। तो उससे बचने के लिए गॉड गिफ्टेड है कि वहां पर सीबम का लगातार सिक्रेशन होता रहता है। अब एरोला के बिल्कुल फ्रंट में ये जो है, ये निपल्स है। निपल्स को हम, ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये इस स्ट्रक्चर में हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक्चुअली में इसको सामने पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये ऐसा करके राउंड फिगर दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। ठीक है। ये निपल्स में छोटे 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 डॉटेड ओपनिंग है, और करीब करीब 12 से 16 के बीच में छोटे छोटे ये कनाल से ये अंदर जुड़ा रहता है। और सब यहाँ पे ये कनाल नली, ये बाहर में निपल्स में खुलते हैं। मतलब कि ये ऐसे 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 इसमें 12 से 16 छोटा छोटा ट्यूब का ओपनिंग है, सुराख है। जैसे है ना, ये इंक का है, तो इंक का ये यहाँ पे ओपनिंग है ना,
तो ऐसे ही छोटा 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 ओपनिंग होता है, और ये ओपनिंग इसी कनाल से, अलग अलग कनाल से दूध, मिल्क का यहाँ पे इजेक्शन एक जगह से नहीं निकलता, मतलब कि नल के तरह नहीं है कि यहाँ से पूरा का पूरा पास आउट हो गया। ये छोटे छोटे सुराख है, और इस छोटे छोटे सुराख से, जैसे झरना होता है, झरना से पानी निकलता है, वैसे ही अलग अलग अमाउंट में ये पूरे ओपनिंग से मिल्क का इजेक्शन होता है। लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन, या बच्चे जन्म के पहले, ये जो ट्यूब जो यहाँ ओपन होंगे, ये आपस में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ये पूरा का पूरा मुंह जो है बंद रहता है, सिकुड़ा हुआ होता है, ये ओपन नहीं रहता है। जैसे ये खोल है तो ये ऊपर से ये पूरा का पूरा लॉक है, ये पूरा का पूरा ऐसे करके कॉन्स्ट्रिक्टेड का सिकुड़ा। मिल्क का असंभव है बाहर आना, नामुमकिन है। अनमैरिड स्टेज में, या बच्चे मैरिड भी है, बच्चे अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किए हैं और बच्चे नहीं हुए हैं, तो मिल्क अगर है भी तो ये कभी भी किसी भी हालत में बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं ना, तो धीरे 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 ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अपना वर्क करना शुरू कर देता है, और इस बंद कनाल को खोल देता है। और खोल देता है ना, तो चौथा पांचवा महीना में कई बार देखने को मिलेगा, फोर्थ मंथ और फिफ्थ मंथ प्रेगनेंसी में, जो कपड़ा पहन रखी है उसके ऊपर से, जो भी कपड़ा पहन रखी है, तो कपड़े के ऊपर ये पूरा का पूरा ऐसा करके गीला हो जाएगा। गीला हो जाने के मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ, लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क वहां से थोड़ा थोड़ा ऊज करता रहता है, नहीं ये ओपन होना शुरू हो जाता है, और ऊज करता है ना, ये पूरे सरफेस को ये गीला कर देगा, उस एरिया, एरोला के अराउंड के एरिया को। कई बार तो मिल्क का फोर्सफुली इजेक्शन भी शुरू हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये 8वां महीना के लास्ट में होना चाहिए। लेकिन फोर्थ फिफ्थ मंथ से ये एस्टेब्लिश होना शुरू होता है। तो कई ऐसे फीमेल होती हैं कि चौथा पांचवा महीना में इसका मिल्क का ऊजिंग, प्रोजेक्शन नहीं बोलेंगे, ऊजिंग, ऊजिंग में थोड़ा 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 करके रिसना शुरू हो जाता है। अब अंदर में चले जाते हैं। अंदर में ऐसा ऐसा कई ट्यूब है, एक दो हम यहाँ बना रखे, ऐसा ऐसा दो तीन ट्यूब का लाइक स्ट्रक्चर है। और इस ट्यूब से, इट इज लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट, ये सब लैक्टिफेरस डक्ट है, ठीक है, कनाल है। और इस लैक्टिफेरस डक्ट से छोटा 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 लैक्टिफेरस कैनल जुड़ा होता है। ये मैंने इस ट्यूब से छोटा छोटा ट्यूब निकला रहता है, और इस ट्यूब में, जैसे ये मेन ट्यूब हो गया, इससे ये ब्रांच निकला हुआ है, और इस ब्रांच में एल्वियोलाई की तरह छोटे 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 ऐसे करके बबल्स बने हुए होते हैं दोनों साइड में। और ये बबल्स जो है, ये जो बना रखे हैं, इसी को लैक्टिफेरस एल्वियोलाई या एक्टिनी के नाम से जानते हैं। इट मीन्स कि मिल्क का फॉर्मेशन इस एल्वियोलाई में हो रहा है, इस खाली जगह में हो रहा है, और खाली जगह से इस कनाल से इस मेन कनाल में आ जाएगा, और मेन कनाल से ऐसे करके बाहर निकलेगा। तो ये सब कई कनाल से, जितने जितने ट्यूब है उतने कनाल छोटे छोटे ये निपल्स में आके आगे खुल जाएंगे। वही 12 से 16 की संख्या में, 12 के 16 की संख्या में वो बाहर में आके वहां पे ओपन हो जाएंगे। तो सबक्यूटेनियस ऊपर में स्किन, उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट, उसके कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में एल्विलाई, एल्विलाई में एक्नी, और उसके बाद कनाल, कनाल के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ निपल्स में ओपन हो रहा है। दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेस्ट। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो लास्ट हम फर्टिलाइजेशन पे चलेंगे। एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? नहीं? सर,
सर जैसे किसी किसी को बच्चे बेबी होने के बाद भी मिल्क नहीं होता है, उसका क्या प्रॉब्लम होता है? उसका कई कारण है, पहले उसको देखना होगा एनीमिक है या नहीं। सबसे बड़ा कारण एनीमिया का ही होता है, क्योंकि ये मिल्क मिल्क का जो सर प्रोडक्शन है। हेलो सर। हाँ सुन रहे, बोलिए। सर बुप्स के वहाँ पे नेपल में जो ब्लैक वो रहता है वो किस कैसे रहता है सर, क्यों होता है वो? क्या ब्लैक? नेपल नेपल होता है ना ब्लैक, वो क्यों होता ब्लैक है? हाइपर पिगमेंटेड, अभी तो बात की है ना कि एरोला और निपल्स हाइपर जी पिगमेंटेड। ये गॉड गिफ्टेड है, वहां पर पिगमेंटेशन जो हमारा मिलेनिन का है ना, वहां पर जी उसका जी। सिंथेसिस वहां पे ज्यादा होता ही है। वही ओके अकेले सर, नहीं है, थैंक यू सर। ऐसा ऐसा कई थैंक यू सर, ऑर्गन्स। थैंक यू। समझ गया ओके सर। ओके ओके। पहला एनीमिया, सबसे पहले तो खून का लेवल देखना पड़ेगा। सेकंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में खासकर प्रोटीन की और बी कॉम्प्लेक्स की भारी डिफिशियंसी बताता है। प्रोटीन की कमी, इसलिए ना तो बोलता है कि जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आप छेना फाड़ के पीजिए, छेना फाड़ के खाया कीजिए, नॉनवेज खाइए या अंडा खाइए, ऐसा करके खाने खाइए। तो ये सब स्रोत है प्रोटीन का। और ये मिल्क जो बन रहा है ना, ये प्रोटीन का स्रोत है। इसी से ये विड्रॉ किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो इसकी डिफिशियंसी होगी तो इसका स्वाभाविक हो जाएगा। उसके बाद ये माना जाता है कि 3000 टू 4000 मोर कैलोरीज रिक्वायर्ड। बोलता है कि जितना उसका 24 घंटा में एनर्जी खर्च हो रहा है, तो जनरली फीमेल से एनर्जी के खर्च करने का जो स्टेज है वो 2000 से 2500 कैलोरी 24 घंटा में खर्च करती है अपना काम पे। अपना काम में तो सुबह से लेकर रात तक जो काम निपटा लेती हैं घर का, उस अपना भी काम है, वो सब 2000 से 2500 खर्च होता है। और इसके अलावा उसको 3000 से 4000 एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो इतना ही तो खाना बड़ा मुश्किल है फीमेल के लिए। उस ज्यादातर 60% फीमेल तो एनीमिक ही होती है। तो इतना तो पूर्ति कर ही नहीं पाती है। और उसके बाद उसको 3000 और चाहिए, मैंने डेली उसका 5000 कैलोरी का कंजम्पशन है। तो स्वाभाविक है कि नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे पहले उसे सूखने लगेगा, गाल सूखेगा, आंख धंसेगा, हड्डी निकल जाएगा, रिप्स निकल जाएगा, उस पर धीरे धीरे मिल्क का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। मुख्यतः यही कारण होता है। अगर नहीं, अगर ये सब सही है, किसी तरह का कमी नहीं है, तब एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में जो लैक्टोजेनेटिक हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, उसकी डिफिशियंसी कहीं उसकी सिक्रेशन तो कम गया। लेकिन वो 1% केसेज में, 99% केसेज में प्रोटीन बी कम्प्लेक्स एंड खून की कमी, सीधा बात खान पीन की कमी है। उसको आयरन कंटेंट देना होता है, प्रोटीन देना होता है, बी कम्प्लेक्स देना होता है। जितना ज्यादा देंगे वो उसमें इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। सर हाँ और किसी किसी मतलब जैसे मदर को हो रहा है मिल्क और बेबी हाँ। को डॉक्टर मना क्यों कर देता है कि नहीं पिलाना है? नहीं, इन्फेक्शन दो क्यों होता है उसमें? दो कारण होता है। पहला होता है ना कि जैसे बच्चे बच्चे जो ना टॉयलेट, लगातार वो टॉयलेट कर रहे हैं, माने स्टूल पास आउट कर रहे हैं, तो स्टूल को जांच के दिया जाता है कि बार बार इसको डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है। तो कई बार उसमें शुगर का कंटेंट उसको मिल जाता है। बच्चे के स्टूल में शुगर कंटेंट अगर मिल जाएंगे, तो शुगर कंटेंट मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट डायबिटीज के नाम से उस बीमारी को जानते हैं। ठीक है, इन्फेंट डायबिटीज क्योरेबल है, 100% क्योर हो जाएगा। ये रहेगा नहीं जीवन, ये जीवन भर वो डायबिटीज से इसको कंपेयर नहीं करना है। तो इसको तत्काल जो शुगर जो आ रहा है ना, इसका एकमात्र स्रोत मदर ही होती है। मदर का जो मिल्क होता है ना, वो हाईली प्रोटीनस, एंटीबायोटिक्स, कोलेस्ट्रॉम, बहुत गाढ़ा दूध निकलता है, कोलेस्ट्रॉम जो होता है, उस समय शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, शुगर प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए शुगर की वजह से उसको बंद करवा दिया जाता है। इसको बंद कर दीजिए, आप डब्बा का दूध दीजिए, उसमें शुगर का अमाउंट कम रहेगा, फ्री शुगर वाला दीजिए। फिर 4-6 महीना में ये ठीक हो जाएगा तो फिर अपना मिल्क दीजिएगा। तो मुख्य कारण वो होता है। सेकंड बोलता है कि अगर मदर को कोई क्रोनिक डिजीज है और उसका वो मेडिसिन ले रही है, मेडिसिन खासकर एपिलेप्सी, उसको सीजर्स, मिर्गी का बीमारी है, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स गार्डिनल वगैरह चल रहा है, तो गार्डिनल्स मिल्क के साथ बच्चे में चला जाएगा।
तो बच्चे में चला जाएगा ना, तो उसको कन्वर्सन का प्रॉब्लम सामने आ सकता है, साइड इफेक्ट आ जाएगा। कई बार होता है कि जो हम लोग पेन किलर दे देते हैं, तो पेन किलर, एंटीबायोटिक, खासकर एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सब जैसे ही देते हैं ना, तो मदर मिल्क से बच्चे में चला जाता है, और मदर के मिल्क से जैसे ही बच्चे में जाएगा, बस उसमें उसका विगरस साइड इफेक्ट, मतलब इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा साइड इफेक्ट सामने आएगा। जॉन्डिस है, मदर को सिफिलिस है, मदर को HIV है, मदर को हेपेटाइटिस बी है, लेकिन डायबिटीज मिलाइटस के लिए नहीं। अगर शुगर है तो दूध पिला सकते हैं, लेकिन ये सब क्रोनिक डिजीज है तो उसमें मना हो जाता है। ये कई कारण होता है। मदर को टीबी है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मदर के टीबी से बच्चे के पेट में टीबी हो जाएगा, दूध से चला जाएगा। तो बहुत सारा कारण है इसका। अब फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। फर्टिलाइजेशन में दो डिफरेंस। पहले तो बात आता है क्वाइटस, ये शब्द आता है। क्वाइटस के बाद ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। क्वाइटस होता है कि मेल्स मेथड ऑफ इजेक्शन ऑफ सीमेन, दैट इज कॉल्ड क्वाइटस। जो मेल फीमेल के बीच में रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन होता है। ऐसे तो कॉमनली उसको सेक्स बोलते हैं, लेकिन मेडिकल में ये इस सब का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। इंटरकोर्स का सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरकोर्स के दौरान मेल पहले ऑर्गेज में, एट फर्स्ट मेल ऑर्गेज में गेन करेगा। जैसे ही ऑर्गेज में गेन करेगा, मतलब कि पेनिस से सीमेंस का बाहर आ जाना। जैसे ही सीमेन बाहर आ गया ना, तो बोलते हैं क्वाइटस। क्वाइटस का माने कि मेल का रिप्रोडक्टिव फेज फुल्ली कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो पहला जो स्टेज आएगा क्वाइटस का स्टेज आएगा। क्वाइटस का मतलब होता है मेल अपना सीमेंस को फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डोनेट कर दिया। सेकेंड आता है, ये अगर मान लेते हैं कि अभी जो बात किए थे ये वेजाइनल चेम्बर्स हैं, ये इस जगह बार्थोलिन्स ग्लैंड है, इसका काम बता चुके हैं। ये जगह यूट्रस का माउथ आ गया, सर्विक्स। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। ये ओवेरी हो गया। ठीक है। एम्पुला में ओवा आके रुक जाता है, यहाँ पे आके रुक जाता है। और हम आपको बता चुके हैं कि 24 to 48 आवर इसका लाइफ है, मत 24 से 48 घंटा इसका जिंदगी है। मेल स्पर्म पर बात करते हैं। मेल स्पर्म अगर ऐसे ही उसको निकल जाता है इस नॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो ये 15 मिनट्स में ये मर जाएगा। इसका मोटिलिटी रेट मात्र 15-20 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट्स में ये मर जाएगा। उससे ज्यादा देर ये जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है। अगर इसके कल्चर मीडिया में डालते हैं, कल्चर मीडिया जो हॉस्पिटल्स में इसका मोर्टेलिटी रेट चेक करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उस ट्यूब में या उस ग्लास में उसको डालते हैं, तब इसका लाइफ 3 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर, 6 घंटा तक इसका लाइफ है। 6 घंटा में ये मर जाएगा, मतलब उसका मोर्टेलिटी रेट 6 घंटा हो गया। लेकिन अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स में इसको डोनेट किया जाता है, तो इसका लाइफ स्पेन 72 आवर्स है, जबकि फीमेल ओवम का 24 से 48 घंटा, मेल में चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल मीडिया में 24 से 48 घंटा, कल्चर मीडिया जो लैब में अगर भेज रहे हैं तो वहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, इंक्यूबेटर वगैरह, उसमें 6 आवर्स मैक्सिमम, मतलब 3 से 6 घंटा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर उसको डोनेट किया जाता है तो वहां पे 72 घंटा जिंदा रहेगा। अब स्पर्म डोनेट किया तो ये वेजाइनल फ्लूइड बार्थोलिन ग्लैंड से जो म्यूसिन का सिक्रेशन होता है, ये यहाँ से निकल के हमेशा बाहर की ओर फ्लो करता रहता है, ये बाहर निकलता रहता है, मतलब कि इसका फ्लो आउटर दिशा डायरेक्शन में, इस दिशा में है। जबकि स्पर्म को जो छोड़ा गया है यहाँ पे, ये 2 to 5 मिलियन से स्पर्म इसी जगह इसको डोनेट कर दिया गया, ठीक है। तो इसका 80% स्पर्म इसी वेजाइनल फ्लूइड के साथ घुलकर मिक्स होके ये वेजाइना से ये बाहर निकल जाएगा, सब बाहर के 80% बर्बाद हो जाएगा, ये कोई काम ही नहीं है। ये 80% इसी वेजाइनल फ्लूइड के साथ ये निकल के बाहर चले जाए, चाहे कोई जतन कर लिया जाए, ये अंदर रहने, इसको वेजाइनल फ्लूइड रहने नहीं देगा, ये खत्म हो चुका। जैसे ही बाहर हुआ ये मर चुका। अभी तो बताया ना 15 मिनट तो जिंदा ही रहेगा, तो खेल खत्म हो गया उसका। अब बच गया 20%, मैंने 1/5 ही बच गया, जितना डोनेट किया गया था उससे 1/5 भाग बच गया, बाकी सब तो खत्म हो गया। ये जो है ना, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स फुल्ली क्लोज है। ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी बता चुके थे कि कॉन्ट्रेक्शन होता है तब धीरे 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 करके उसको बाहर करता है, इस 4-5 दिन का समय लग जाता है। ऐसे ये फुल्ली ऐसे करके क्लोज है, एकदम पूरी तरह से बंद है। तो बंद है ना, तो ये मैक्सिमम जो है ना, ये 20, ये जो यहाँ पे है ना, इसी जगह पे आके फंस जाता है, और जितना रेस्ट बच गया उसका 80% इसी जगह पर फंसा हुआ मर जाता है, डाई कर जाता है, अंदर जा भी नहीं पाता है। मतलब 80% टोटल का बाहर हो गया, जो 20% बच गया उसका 80% वो सर्विस के माउथ को भी नहीं खोल पाता है, जाना उसके लिए बस की बाहर बात नहीं, यहीं पर लटका रह जाएगा, उसके बाद मर के ये धीरे धीरे करके बेजानल चम्बर से ये बाहर गिर जाएगा। अब इसमें कुछ लाख ही सर्विक्स के जो माउथ है, ऑर्फिस है, उससे छोटा होता है, ये अंदर की ओर ये प्रवेश कर जाएगा। अब लाख की संख्या में, करोड़ से लाख की संख्या में आ गया, और अंदर ये तैरना शुरू करेगा। और केमोसेंसिटिव का मतलब है कि ज्यादातर स्पर्म को आंख तो किसी को नहीं है, ज्यादातर स्पर्म ना केमिकल सेंसिटिव है, कि जिस ढंग से, जिस फैलोपियन ट्यूब के तरफ से ओवम का सिक्रेशन हुआ है, इधर हुआ है कि इधर हुआ है कि दोनों तरफ हुआ है, ये उस दिशा में अपने आप केमिकल, इससे जो केमिकल्स निकल रहा है इसके प्रति सेंसिटिव है, तो ये उस दिशा में अपने आप वो मुड़ना भागना शुरू कर देगा, जाना शुरू कर देगा। मतलब कि मैक्सिमम उस डायरेक्शन की दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में फैलोपियन ट्यूब में ओवम जिंदा है। बाकी अपने दिशा को भूल जाएगा, ये कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक काम, अभी इतना के बाद इतना इजी फर्टिलाइजेशन नहीं है। अब दूसरा, एक तो ये फिल्ट्रेट किया, अब सेकंड गॉड का दूसरा अरेंजमेंट है। ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, फीमेल का बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। तो ठीक वैसा ही काम करेगा ना, जैसे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी हमारा WBC घेर के मारना शुरू करता है, खाना शुरू करेगा ना, उसको इन्फेक्शन खत्म करेगा ना। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बाहरी सब्सटेंस है, बाहरी सब्सटेंस है, मैंने ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर से, ग्लाइकोप्रोटीनस स्ट्रक्चर उसके शरीर का नहीं है, इसके अगेंस्ट में तुरंत हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करना शुरू करेगा, और उसके बाद WBC इसको चारों तरफ से घेर लेगा, घेर के मार के खत्म कर देगा, सबको खा के खत्म कर देगा, किसी को अंदर जाने, आगे बढ़ने नहीं देगा। कुछ तो इधर चल गया था ना बेचारा WBC, तो ऐसे भी रास्ता भटक गया। WBC इस सबको तो बड़ा इजी खा लेता है, लेकिन जो हाईली सेंसिटिव है वो भाग रहा है इस तरफ में, उसको भी घेर घेर के सारा को WBC खा के खत्म कर देता है। मतलब कि संभावना एक को भी अंदर जाने का नहीं है, ये सब यूट्रस के अंदर में ही मर के खत्म हो जाएगा। अब उसमें से मुश्किल से 20-25 ऐसे हाईली एनर्जेटिक होता है ना, कि जैसे WBC है, बस इसको छका के, जैसे फुटबॉल को छकाते हैं ना, उसी छका के बचते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में कुछ संख्या में 15 से 20 की संख्या में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ स्पर्म डोनेट किया गया,
और यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। वहां से यहाँ तक पहुंचने में इसको 45 मिनट का टाइम लगेगा। और इस 45 मिनट में इतने सारे बैरियर, एक वेजाइनल फ्लूइड, दूसरा सर्विक्स माउथ, तीसरा WBC, ये सब को बैरियर को पार करते हुए जिसमें एनर्जी होगा 45 मिनट तैरने का, वो 45 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। अब अंदर पहुंच जाएगा ना तो इसकी स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, मैंने कोई काम का नहीं रह जाता, ये बेकार है, फर्टिलाइजेशन करने लायक ऊर्जा उसमें नहीं बचे। तब यहाँ पे अंदर में आने के बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में ये एम्पूला के पास गद्दा जैसा स्ट्रक्चर है, इस पे सब चिपक जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे चिपक जाएगा और 6 से 7 घंटा यहीं पर चिपका हुआ रहेगा। चिपका हुआ का मतलब कि अब अंदर में फैलोपियन ट्यूब में इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब कि फीमेल का WBC अब वहाँ पे इसको तंग परेशान नहीं करेगा। सारा बैरियर पार कर लिया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तो अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसका पर्सनल एनर्जी ही आगे ले जाएगा, लेकिन इसमें एनर्जी नहीं बचता, तब तक सारा डिस्चार्ज हो चुका होता है। तो 6 से 7 घंटा इस फैलोपियन ट्यूब में वो रेस्ट करेगा, उसको मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा। और यहाँ पे ठीक जैसे सीमेंस में फ्लूइड था, न्यूट्रिशियस फ्लूइड था, स्पर्मेटिन था, फ्रुक्टोज था, ग्लूकोज था, ये सब फीमेल के ये फैलोपियन ट्यूब के बॉडी में बनता है। ये इससे एब्जॉर्ब, ऑस्मोसिस से फिर से एक बार न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा स्पर्म जो वहां चला गया। और 6-7 घंटा इस प्रोसेस में, 6-7 घंटा का टाइम लगेगा। 6-7 घंटा में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, फिर से वो एनर्जेटिक हो गया, मतलब कि इसका एनर्जी काम नहीं आया, अब फीमेल उसको खाना दे। यहाँ पे एक तरह से ये मान के चलो कि फिर से इसको फीमेल खाना प्रोवाइड की, खाना प्रोवाइड करने को 6 से 7 घंटा में फिर से एनर्जेटिक हुआ, तब तैरना शुरू करेगा। और तैरने के बाद ये फीमेल का न्यूक्लियस जो होता है और स्पर्म का हेड का साइज दोनों एकदम इक्वल साइज का होता है। इसमें जेना पेलुसिडा जहाँ सुराख होता है, ये बंद होता है, उस रास्ते को खोज के इससे स्पर्म और इसका बॉडी अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, बस ये जेना पेलुसिडा फिर से सील कर दिया जाएगा, अपने आप ये रास्ता बंद हो जाएगा और दूसरा स्पर्म इससे प्रवेश नहीं कर सकता, असंभव। और जैसे ही अंदर जाएगा, बस एक्रोमियन सेल के पीछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसको फाड़ देगा और पूरा DNA इसमें फैल जाएगा, जो जेनेटिक कंटेंट था सब फैल जाएगा और इसका न्यूक्लियस फट जाएगा, उससे भी निकलेगा DNA, और सब फट के सब आपस में मिंजल्स हो जाएगा, पूरा घुल मिल जाएगा। अब दोनों क्रोमोसोम, इसका हाफ क्रोमोसोम उसका हाफ क्रोमोसोम आपस में मिलके पेयर बना लेगा। दूसरा क्रोमोसोम्स के आने के चांसेस नहीं है, नहीं प्रवेश करेगा, नहीं दूसरा स्पर्म नहीं प्रवेश, एक प्रवेश कर गया तो कर गया, सेकंड नहीं आएगा। जब एक बार प्रवेश कर गया, तब इसमें डिवीजन फिर पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन, ऐसे 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 करते हुए करीब करीब 16 से 24 सेल्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। अब 16 से 24 के स्टेज के आने के बाद डेवलपमेंट फिर से रुक जाएगा, अब और नहीं बढ़ेगा, इससे आगे नहीं होगा। 16 से 24 का सेल हो गया, मोरूला हो गया, अब वो नहीं बढ़ेगा, इसका ग्रोथ रुक जाएगा। रुक जाने के बाद धीरे 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 करके इसको, बोले तो सिलिया होता है ना, इसको ढकेलना शुरू करेगा। और ढकेलते 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 इसको 3 से 6 दिन के अंदर में इसको ढकेल देगा यूट्रस में, माने यहाँ से फर्टिलाइज एग इसमें चल जाएगा और इसमें इंडोमेट्रियम के अंदर में जाके ये फिर से प्लेसेंटा का ग्रोथ करेगा और यहाँ बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। बाकी स्पर्म जो बच गया तो वहां पे मर के खत्म हो जाएगा, उसका कोई लाइफ नहीं है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर लास्ट कुछ बचता जो बता देंगे। सर हाँ सर जुड़वा बच्चा भी कैसे होता है इसमें, तो एक ही है तो। बता दे रहे हैं। यहाँ तक दिक्कत है या नहीं है, पहले बताओ कोई। नहीं, ये क्लियर है। तो
ट्विंस, 3 तरह का ट्विंस हम लोग देखते हैं। कौन कौन हो गया? एक कॉन्ज्वाइंट ट्विंस, एक आइडेंटिकल ट्विंस, थर्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। 3 ही तरह का जुड़ा हुआ बच्चा हम लोग देखते हैं, आइडेंटिकल्स, नॉन आइडेंटिकल्स एंड कॉन्ज्वाइंट। पहले आइडेंटिकल, ये जो मोरूला बना, सोलह से 24 स्टेज का सेल्स है। ये सभी सेल्स में जितने कंटेंट मेल फीमेल खाता सब घुला मिलाया भी है, और तो कोई ऑर्गन्स बना नहीं है अभी। बताया ना, तो एम्पुला में नहीं बनेगा। एम्पुला में अगर डेवलप कर गया बेबी में तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, माँ ही मर जाएगी। इतना वो बच्चा का साइज बढ़ेगा, बस फट जाएगा फेलोपियन ट्यूब, मर जाएगी। दैट इज कॉल्ड, दैट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ECTOPIC, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि यूट्रस के जगह दूसरे जगह बच्चा बनना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें मां मर जाएगी, बचने की संभावना नहीं के बराबर है। इसलिए भगवान डेवलपमेंट बड़ा सोच समझ के किए हैं, अंदर नहीं होगा। महाभारत में पता नहीं कौन कैरेक्टर था, नाम भूल रहे हैं, ये 12 साल तक एम्पुला एम्पुला में मरा भी नहीं और डेवलपमेंट भी नहीं, 12 साल तक एम्पुला में पड़ा रह गया ये मुरुला। अब 12 साल के बाद फिर से वो यूट्रस में चला गया और फिर वो यूट्रस में ग्रोथ हो गया। मैंने उसकी मदर 12 साल 8 महीना का प्रेगनेंसी कंसीव की थी। क्या कैरेक्टर का नाम तो हम मिस कर रहे हैं। मैंने पूरी प्रेगनेंसी काल उनका 12 साल 8 महीना का रहा। अब आइडेंटिकल पर बात करो। इसमें सारा कुछ मिला हुआ है। डेवलपमेंट के दौरान जैसे ही ये यूट्रस में आया तो यूट्रस में इसमें फिर से डिवीजन शुरू होगा। तो डिवीजन के दौरान ना, ये कई बार होता है ना कि डिवीजन के दौरान बीच से ये टूट गया, ये टूट गया, 2 अलग अलग सेल्स हो गया। ठीक है, दोनों मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, डाई कर जाएगा। बचने की संभावना 99% नहीं है, क्योंकि ये दोनों में एक ही स्पर्म और एक ही ओवम का कंटेंट है, केमिकल कंटेंट, इसलिए सेम टू सेम है। जेनेटिक ट्रैक्स, जीन्स, सब कुछ एक है। तो 99% ये तो खत्म हो गया, दोनों का दोनों खत्म हो गया, प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर गया, खत्म हो गया। लेकिन 1% चांसेज है, ये 1% चांसेज है कि यूट्रस में ये जैसे ही दीवार के अंदर गया, बस एक यहाँ पे स्टेबल हो गया, एक यहाँ पर स्टेबल हो गया, और यहाँ से ये प्लेसेंटा ये बना लिया, यहाँ पर प्लेसेंटा ये बना लिया, दोनों प्लेसेंटा बना लिया। तो प्लेसेंटा बना लिया ना, तो ये अलग बेबी में ग्रो कर गया, क्योंकि जर्म सेल तो एक ही है, बस ये अलग बेबी में ग्रो कर गया। तो दैट ट्विंस इज कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। और इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये जब होगा तो दोनों मेल होगा या दोनों फीमेल होगा, दोनों एक रंग रूप का होगा, एक कैरेक्टर का होगा, एक नेचर का होगा। जो फिल्मों में देखते हैं जितना भी जुड़वा कैरेक्टर, जितने भी मूवी आती है जुड़वा, सब यही आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ही एग्जाम्पल होता है। सर, सब एक, हाँ। बट मेरे यहाँ एक है, तो मतलब एक मेल है एक फीमेल अब बता है रहे हैं ना, जुड़वा वो अभी हुआ जाने तो। दो। अरे तो अभी जाने तो दो ना, अभी तो पहला ही बता रहे हैं ना, हमको बढ़ने तो दो। ये वाला फिल्म में देखते हैं, हेमा मालिनी की सीता गीता देख लें, या वरुण धवन की जुड़वा देख लें, सलमान खान का देख लें, संजीव कुमार का देख लें अंगूर, सब इसी का एग्जाम्पल है। जितेंद्र की कई फिल्में, मवाली, जितने फिल्मों में देखते हैं ना, सेम टू सेम होगा। हाँ, नेचर इसलिए बदल जाता है ना, परवरिश का अंतर पड़ जाता है, कि कोई चोर के यहाँ पलाया, कोई पुलिस के यहाँ पलाया, तो ये पुलिस जैसा बिहेव करेगा, वो चोर जैसा बिहेव करेगा, लेकिन बारिश बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं दोनों में। इसका दूध वो पी लेगा, उसका दूध वो पी लेगा, बदमाशी करेगा, मारो खाएगा, ये चलता रहेगा।
अब उसके बाद यहाँ से आता है दूसरा कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट ट्विंस भी सेम ही चीज है, लेकिन ये डिवीजन के दौरान एक जगह कहीं पे चिपका रह गया, पूरा नहीं कटा। तो ये अलग ग्रो कर गया यहाँ पेट में, ये चिपका हुआ ये अलग ग्रो कर गया, दोनों अलग अलग प्लेसेंटा ग्रो कर गया। लेकिन जिस जगह चिपका हुआ है ना, ये कौन सा ऑर्गन में डेवलप करेगा, पेट में डेवलप करेगा, पैर में डेवलप करेगा, माथा में डेवलप करेगा, वो ऑर्गन उसका चिपका हुआ मिलेगा। दोनों एक जुड़वा रहेगा, लेकिन कोई ना कोई, जैसे भी सवा फरा पटना की है जिसका माथा जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी ये दोनों मेल होगा, दोनों या तो फीमेल होगा, और दोनों एक ही रंग रूप का होगा, दोनों एक ही नेचर का होगा, और कोई ना कोई ऑर्गन उसका सटा रहेगा। पेट सटर है, पीठ सटर है, बटक सटर है, पैर सटर है, माथा सटर है। वो डिपेंड करता है कि ये का जहां से अलग नहीं हुआ वो किस ऑर्गन में डेवलप किया है, उसके आधार पर सटर आएगा। थर्ड आता है हमारा नॉन आइडेंटिकल ट्विन। इसको बोलते हैं इसका दूसरा नाम है हेट्रो जाइगोटिक ट्विंस। इसमें कई बार होता है ना कि फीमेल के जैसे एक फैलोपियन ट्यूब में एक ओवम निकला, और दूसरे फैलोपियन ट्यूब से उसी समय दूसरा ओवम निकल गया, दो ओवम निकल गया उसके दोनों साइड से, या एक ही साइड से दो ओवम निकल गया। ओवुलेशन में ऐसा होता रहता है, कोई नया घटना नहीं है, चलता रहता है उसके लाइफ में। कभी दो गो आ गया, कभी तीन गो आ गया, कभी चार गो भी आ जाता है। तो ओवुलेशन के समय ये दो तीन चार की संख्या में आ गया, और ये सब में फर्टिलाइजेशन हो गया, इसमें दूसरा स्पर्म चल गया, इसमें दूसरा स्पर्म चला गया, माने तो दो ही लेके चलते हैं। तो इस स्पर्म का क्वालिटी और उसका जेनेटिक ट्रैक्स, उसका क्रोमोसोम्स अलग है, इस ओवम का अलग है, इस ओवम का अलग है, इस स्पर्म का अलग है। तो ये दोनों, हो सकता है कि दोनों मेल हो सकता है कि दोनों फीमेल हो, और हो सकता है कि एक मेल हो और एक फीमेल हो, क्योंकि दो अलग अलग ओवम, दो अलग अलग स्पर्म। तो दो भाई जैसा हो सकता है, दो बहन जैसा हो सकता है, एक भाई बहन जैसा हो सकता है। अगर दोनों मेल भी है तो दोनों का कुछ भी नहीं मिलेगा। एक गोरा होगा तो एक सांवला भी हो सकता है, एक लंबा है तो एक पतला भी हो सकता है, एक बदमाश है तो शरीफ भी हो सकता है। अगर दोनों फीमेल है, हो सकता है एक गोरी हो, एक काली हो, एक नाटी हो तो एक मोटी हो। तो दोनों में कोई समानता नहीं रहेगा। समानता उतना ही रहेगा जो दो अलग अलग टाइम में जन्म लिए भाई बहन में होता है, या दो भाई में होता है, या दो बहन में होता है। तो आप जो बता रहे हैं ना, वो इसी का एग्जाम्पल है, हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें हो सकता है एक मेल हो एक फीमेल हो, कि दो, ये हो सकता है वाई क्रोमोसोम फिट किया हो, एक एक्स क्रोमोसोम फिट किया हो, तो एक फीमेल बन गया, एक मेल बन गया। दे आर हेट्रोजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आप जो बता रहे हैं इसका एग्जाम्पल होगा। हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। यस सर। लास्ट पॉइंट, मेल ऑर्गेज्म देन बिकम्स फादर। बिना ऑर्गेज्म प्राप्त किए हुए मेल फादर नहीं बन सकता है। ये हर हाल में ऑर्गेज्म प्राप्त करेगा तभी स्पर्म इजैकुलेट करेगा, तो वो फादर बनेगा। फीमेल में आते हैं, मे फाइंड ऑर्गेज्म और नॉट बट बिकम्स मदर। क्योंकि ओवुलेशन से डिपेंड, उसके ऑर्गेज्म से कहीं से रिश्ता नहीं है ह्यूमन में, ये सीधा रिश्ता है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल से या ओवुलेशन फेज से। माने वो ऑर्गेज्म प्राप्त कर रही है इंटरकोर्स के दौरान या नहीं कर रही है, उससे उसके मदर बनने या नहीं बनने का कोई रिश्ता दूर दूर का भी नहीं है। इसका रिश्ता मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में और ओवुलेशन फेज से है। वो 28 दिन 26 दिन में वो ओवुलेट होती रहेगी। ह्यूमन बींग्स की बात की है, मंकी की बात की है, मैंने। लेकिन कई ऐसे मेमिलियन ग्रुप है जिसका ओवुलेशन अलग अलग होता है। जैसे डॉग है तो उसका ओवुलेशन फेज डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल चेंजिंग पर, जैसे बरसात के मौसम में, जाड़ा के मौसम में। टाइगर की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम, तो सब में अलग अलग होता है। लेकिन हम ह्यूमंस बींग की बात करें तो ह्यूमंस बींग्स में इसका ओवुलेशन सीधा रिश्ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से और ओवुलेशन फेज से।
तो इसको फीमेल्स को इंटरकोर्स के दौरान ऑर्गेन प्राप्त होता है या नहीं होता उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो मदर बन जाएगी। लेकिन मेल में बिना ऑर्गेन प्राप्त के फादर नहीं बनेगा। बस यहीं पर खत्म हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो क्लास लेंगे एनाटॉमी का, उसमें एक बच गया है, स्किन बच गया है, इंटुगमेंटेशन के नाम से है। तो इंटुगमेंटेशन पढ़ा देंगे तो फिर बोन पे लास्ट, सो बोन पर ले जाएंगे तो बोन पर खत्म ही हो जाएगा क्लास फिर। हाँ, बोल रहे थे कि ना कि क्वेश्चन कुछ देते ना हम लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यस सर। एक दो बार तो लिखा थे, जैसे टेस्ट ले रहे थे उस समय तो कुछ कुछ दिए थे। जी सर दिए थे ना। हाँ हाँ, बट फिर हम देख, लोग को जैसे अभी फिर आप पढ़ा रहे तो इस समय से जो कुछ इम्पोर्टेंट ठीक क्वेश्चन निकलेगा ठीक जैसे अभी पढ़ा ठीक है। ठीक 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 कोई दिन स्थिर से बैठेंगे ना तो बना के दे देंगे। एक आध दिन ठीक स्थिर है। से बैठेंगे उसके बाद बना देंगे। ओके सर। ठीक। थैंक यू।